Hello everyone, welcome back to Mindspring 4.0. So today we will discuss the lesson 3 State and Democracy of the book Modern Indian Political Thought for semester 5 स्टूडेंट्स। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ यू फाइंड नोट्स फॉर एनी चैप्टर यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स, पीवाईक्यूज सब मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो जल्दी से जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो करें। सो स्टार्ट करते हैं। वी विल डिस्कस द लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ द चैप्टर कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेट और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। फिर स्टेट और डेमोक्रेसी के ऊपर पॉलिटिकल आइडियाज़ थे, जो हमारे इंडियन थिंकर्स थे उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया एंड BR अम्बेडकर। ये स्टेट एंड डेमोक्रेसी के ऊपर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। फिर हम जानेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ स्टेट, कि स्टेट का क्या रोल होता है जस्टिस और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। फिर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे डिफरेंट व्यूज़, डेमोक्रेसी के ऊपर कंपेयर करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ थे उनको। एंड द एंड हम इनकी एग्जामिनेशन क्वेश्चन को ब्रीफली समझेंगे। तो ये ओवरव्यू था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि स्टेट और डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या है। सो मीनिंग ऑफ स्टेट, अ स्टेट इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट गवर्न्स अ फिक्स्ड टेरिटरी, इट्स एंड इट्स पीपल। ये बोल रहा है कि स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे गवर्न्स करते हैं हम एक टेरिटरी के अंदर के पीपल्स को। ठीक है, एक टेरिटरी के अंदर के पीपल्स को, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस को, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। उसके अंदर क्या क्या आता है, इट मेक्स लॉज, एक स्टेट के अंदर हम लॉज को बनाते हैं, पीस और ऑर्डर्स को मेंटेन करके रखते हैं, सिटीजन की प्रोटेक्शन करते हैं और उनकी वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। स्टेट के अंदर 4 इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। मतलब कि उस स्टेट के अंदर जितने भी पीपल रह रहे हैं उसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। ये किसमें इंक्लूड होता है, एलिमेंट में स्टेट की। वहाँ की टेरिटरी, वो स्टेट कितने रीजन में है उसको क्या कहेंगे, टेरिटरी। जैसे दिल्ली, दिल्ली एक इतनी इसकी टेरिटरी है, छोटा सा ही है बहुत, तो उसकी टेरिटरी तक हम उसको क्या कहेंगे, दिल्ली। फिर उसकी टेरिटरी के बाहर अदर स्टेट आ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट, अब दिल्ली को कैसे, कौन सी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट। और वहाँ के अंदर सॉवरेनिटी होनी चाहिए, मतलब कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी तरीके की वन डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि वन पीपल गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या है। अगर इन सिंपल कहे तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, कि जो भी हम कर रहे हैं पीपल के लिए कर रहे हैं, पीपल के द्वारा कर रहे हैं और पीपल से कर रहे हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी एक फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जहाँ पे पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं फेयर इलेक्शन में, कि कौन सी गवर्नमेंट क्या है हमारे देश को संभाले, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ये एक टाइप की क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर ग्रीक वर्ड में देखें तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल एंड रूल, कि पीपल ऑफ द रूल, मतलब कि रूल किसका है, पीपल्स का है, उसको हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे। क्यों, अब पीपल्स का रूल कैसे है, क्योंकि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है वो कौन है, वो रिप्रेजेंटेटिव पीपल के द्वारा ही चूज किया गया है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सिटीजन अपनी फ्रीडम को, इक्वालिटी को, जस्टिस को एंड राइट टू पार्टिसिपेट पॉलिटिकल प्रोसेस को इंजॉय करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं स्टेट एंड डेमोक्रेसी के बीच में। स्टेट एक प्रोवाइड्स करता है हमें स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट हमें सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है कि ये स्टेट है, इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर हमें दे दिया है स्टेट का। ठीक है, और इसके अंदर जो डेमोक्रेसी होगी, पीपल कैसे रह रहे हैं, पीपल को फ्रीडम मिल रही है, इक्वालिटी मिल रही है, जस्टिस मिल रही है, तो वो क्या होगी, डेमोक्रेसी होगी। इसी को, इस रिलेशनशिप को ही बोलते हैं स्टेट एंड डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल इट्स मीन कि अगर कोई हमारे जनता ने उनसे कोई सवाल पूछा है या कोई चीज गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट को, जनता को उनका सवाल देना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को जो हमारी जनता ने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब देना पड़ेगा। या गवर्नमेंट कोई काम कर रही है तो पहले हमारे पीपल को बताना पड़ेगा कि ये काम क्यों कर रही है, इसके फायदे क्या है। ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टेट के बीच अंदर ये होता है। अगर देख ले तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारी फंडामेंटल राइट्स को, मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर्स को, प्रोवाइड करता है जस्टिस टू द ऑल सिटीजन एंड एनकरेज करता है पब्लिक पार्टिसिपेशन को,
एंड प्रमोट करता है सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर को। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये हमने देख लिया है कि स्टेट क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, उन दोनों के बीच में रिलेशन। बट हमारी बुक का नाम है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कि मॉडर्न इंडिया के टाइम में स्टेट और डेमोक्रेसी का क्या रोल था, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। सो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल था मॉडर्न इंडियन टाइम के दौरान, तो इंडिया बहुत से फेसेस फेस कर रहा था, जैसे कि पॉवर्टी हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, या एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम नहीं थी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की। ऐसे जो इंडिया है कुछ फेसेस को क्या कर रहा था, फेस कर रहा था। तो हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स ने ये सोचा कि हमें इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज दिए कि डेमोक्रेसी को कैसे बिल्ड करें और इंडिपेंडेंट नेशन हम कैसे बनाएं। तो कौन कौन से इंडियन थिंकर्स थे? जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनके पॉइंट ऑफ व्यूज को हम इन डिटेल इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं, बट इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी और स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये कुछ मैंने क्वेश्चंस जो अभी तक मैंने पढ़े हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस क्विक रिवीजन्स बनाइए। जब आप नोट से पढ़ेंगे, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, इजीली मिल जाएंगे। तो आप वहां से क्विक रिवीजन इन क्वेश्चंस के आंसर दोगे अपने वे में, तो आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट, अब जो मैंने बताया इनको हम इन डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। सो पहला है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी देखते हैं। इनका फुल नाम था जवाहरलाल नेहरू। ये बॉर्न हुए थे 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद के प्रयागराज में, ठीक है। इलाहाबाद या प्रयागराज दोनों नेम सेम ही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यूपी के इलाहाबाद या प्रयागराज में इनका बॉर्न हुआ था 14 नवंबर 1889। 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे भी बनाते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को चिल्ड्रंस बच्चे बहुत पसंद थे, इसीलिए, ठीक है। इनके फादर का नाम था मोतीलाल नेहरू, जो कि एक फेमस लॉयर थे एंड फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने स्टडी, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू ने स्टडी की थी हेरोन स्कूल से, और कैम्ब्रिज में इन्होंने कॉलेज किया था। और इनका एक टेम्पल है, इनर टेम्पल, जो कि लंदन में है, ठीक है, जो कि ये मानते थे। फिर ही बिकेम अ बैरिस्टर, जो जवाहरलाल नेहरू थे ये बैरिस्टर बनते हैं। जो इन्होंने कैम्ब्रिज से अपनी डिग्री की थी, वहां से फिर ये बैरिस्टर बनते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। कि एक्टिवली पार्टिसिपेट, ये बहुत ही इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडियन फ्रीडम्स में, जब महात्मा गांधी के अंडर, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 में ये हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद। ही वर्कड फॉर डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म, इन्होंने बहुत से आइडियोलॉजीज के ऊपर काम किया, बहुत सी आइडियोलॉजीज को पीपल को समझाया, जैसे डेमोक्रेसी हो गई, सेक्युलरिज्म हो गई, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गई, या इकोनॉमिक प्लानिंग हो गई। फिर इनकी डेथ हो गई थी 27 मई 1964 में। इसके बाद पीएम कौन बना था, आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। 11th 12th में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करके आए हैं, तो आप बताना। तो ये थी इनकी बायोग्राफी। अब देखते हैं इन्होंने इनके कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस के इनके इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में। पहला कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एम्फसाइज करते हैं। दूसरा, ये सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं। ये इंट्रोड्यूस करते हैं 5 ईयर प्लान को। 5 ईयर प्लान आई थिंक आपको पता होगा कि हम 5 ईयर्स प्लान बनाते हैं, कि 5 ईयर के अंदर हम अपने देश में क्या क्या चेंजेस करेंगे, क्या क्या स्टैब्लिशमेंट करेंगे, क्या क्या मूवमेंट करेंगे। उसके प्लान को 5 ईयर प्लान बोला जाता है, जो कि इंट्रोड्यूस किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। फिर इस्टेब्लिश करेंगे साइंटिफिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि अपनी एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। प्रमोट करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, और प्रमोट किया था इन्होंने। और ये फॉलो करते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो ये कुछ क्या थे इनके मेजर कंट्रीब्यूशन थे। अगर हम देखें पॉलिटिकली फिलॉसफी देखें इनकी, तो जवाहरलाल नेहरू बिलीव करते थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम अकेले नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके एक सक्सेस नेशन तभी बनता है जब उसके अंदर क्या हो, सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगर इन सिंपल जाने, तो जवाहरलाल नेहरू बिलीव करते थे कि सिर्फ फ्रीडम हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, फ्रीडम के साथ एक सक्सेसफुल नेशन बनाने के लिए हमारे देश में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो अब देखते हैं कि नेहरू का स्टेट के ऊपर क्या व्यू था, एक डेमोक्रेटिक स्टेट के ऊपर वो क्या सोचते थे। तो देखिए, डेमोक्रेटिक स्टेट के ऊपर नेहरू बिलीव करते थे कि इंडिया शुड गवर्न थ्रू डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है, गवर्न करती है डेमोक्रेसी को। पीपल शुड इलेक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पीपल को राइट होना चाहिए
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को में पार्टिसिपेट करने का, एंड एवरी एडल्ट सिटीजन, और हर एडल्ट सिटीजन को राइट टू वोट होना चाहिए। ये कौन मानते थे? नेहरू जी बिलीव करते थे। ठीक है। सेक्युलर वो बोलते थे कि हमारा देश डेमोक्रेटिक स्टेट होने के साथ साथ सेकुलर स्टेट भी होना चाहिए। हमारे देश में कि जितने भी हमारे देश को डाइवर्स क्या कंट्री कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर हैं। तो नेहरू जी बिलीव करते थे कि स्टेट के अंदर सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट होना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और सभी सिटीजन के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन को लेके। ठीक है। तो ये बोलते थे कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो नेशन है, वो सेक्युलर होना चाहिए। फिर वेलफेयर की बात करते थे, तो नेहरू जी का मानना था कि हमारे स्टेट में वेलफेयर होना, पीपल के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स, वेलफेयर के लिए उनकी काम करना चाहिए, जिससे पोवर्टी कम हुए, एजुकेशन इम्प्रूव हुए, और हेल्थ केयर में बहुत सी फैसिलिटीज को आगे बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। फिर नेहरू जी बोलते थे कि सोशलिज्म होना चाहिए हमारे देश में। सोशलिज्म इन द सेंस कि इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी तरह की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए हमारे देश में, और पीपल्स को अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द सेंस कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इन सबको वैल्यू करना चाहिए। ठीक है। फिर हमारे नेहरू जी बोलते थे कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर कि हमारे देश में साइंटिफिक थिंकिंग हो, एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए, मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट किया जाए, जिससे जो साइंस की और टेक्नोलॉजी है वो हमारे देश में और ज़्यादा प्रोग्रेस होगी और हमारे देश की डेवलपमेंट होगी। ठीक है। फिर आते हैं नेशनल यूनिटी की हमारे देश में कितनी ही लैंग्वेज है, कितनी ही रिलीजन्स है, कल्चर है, पर हमारे पीपल्स के बीच में यूनिटी होनी चाहिए। किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए या भेदभाव नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देखते हैं। ये सब था कि क्या हमारे देश में नेहरू जी बिलीव करते हैं। अब डेमोक्रेसी के ऊपर क्या-क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे नेहरू के। सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मानते थे कि हर सिटीजन को राइट टू वोट होना चाहिए, उनकी जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको एंजॉय करने का राइट होना चाहिए। ठीक है। अपने जो व्यूज हैं उनको एक्सप्रेस करने का राइट टू स्पीच होनी चाहिए, राइट टू एक्सप्रेशन होनी चाहिए। ये बिलीव करते थे नेहरू। सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, जेंडर या लैंग्वेज को लेके सभी को इक्वली ट्रीट करो, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होए कि हमारे देश में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो बॉय गर्ल को लेके, या बॉय अगर लड़का जब वो काम कर रहा है तो उसे ज़्यादा फेयर मिले, गर्ल वो काम कर रही है तो कम फेयर मिले। इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सभी के पास, एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की, एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ केयर होनी चाहिए। ठीक है। हमारे देश में पीस होना चाहिए। ये नेहरू जी बोलते थे कि एक सेक्युलर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी बनती है जब हमारे देश में रिस्पेक्ट हो, पीसफुल डिस्कशंस हो, और कॉर्पोरेशन हो सिटीजन के बीच में। तो ये नेहरू जी के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज थे जो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है। ये मैंने कुछ क्विक रिवीजन बता दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दी हैं जो आएंगे, ये आप देख लेना। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था हमारी स्टेट एंड डेमोक्रेसी को लेके। सो बायोग्राफी देखते हैं। इनका फुल नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। ये बॉर्न हुए थे 25 सितंबर 1960 में उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ठीक है। मथुरा में इनका जन्म हुआ था। ये ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर थे, फिलोसोफर थे, एंड सोशल वर्कर थे। ये एसोसिएट करते हैं राष्ट्रीय समाज सेवा संघ को, आरएसएस को। ये बिलीफ का एक इम्पोर्टेंट लीडर थे हमारी भारतीय जनसंघ के। ये एसोसिएट करते हैं राष्ट्रीय समाज सेवा संघ को, आरएसएस को, एंड ये एक इम्पोर्टेंट लीडर थे भारतीय जनसंघ के। ये इंट्रोड्यूस करते हैं इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म को 1965 में, और ये बिलीव करते थे कि इंडिया की प्रोग्रेस तभी होगी जब इंडिया की प्रोग्रेस किस पे बेस्ड है, हमारी इंडियन कल्चर और वैल्यूज पे। ये वर्क करते हैं नेशनल यूनिटी, सेल्फ रिलायंस, एंड सोशल हार्मनी पे। इनकी डेथ हो जाती है 11 फरवरी 1968 में। ठीक है। सो बायोग्राफी थी ये। अब मेजर कंट्रीब्यूशन देखते हैं क्या क्या थे। तो ये डेवलप करते हैं फिलोसफी इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की, और ये प्रमोट करते हैं इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस को। ये सपोर्ट करते थे स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस को। मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि स्वदेशी क्या होता है और सेल्फ रिलायंस क्या होता है। ये वर्क करते हैं सोशल हार्मनी पे एंड नेशनल इंटीग्रेशन पे, और ये हमारी सोसाइटी में बैलेंस्ड डेवलपमेंट के इंकरेज करते हैं। ठीक है।
तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन थे। अब देखते हैं पॉलिटिकली इन्होंने क्या-क्या किया है। तो दीनदयाल उपाध्याय बिलीव करते थे कि एक ट्रू डेवलपमेंट हमारे देश में तभी होगा जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ-साथ जो बाकी के हमारे पॉलिटिकल, सोशल ग्रोथ है इनको भी देखें। एक पर्सन की बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोशल भी डेवलप्ड हो साथ में, ठीक है? दिस इज फिलॉसफी इज द इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। इसी फिलॉसफी को क्या कहते हैं? इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। ठीक है, इन सिंपल कहें तो पॉलिटिकल फिलॉसफी में ये बताया गया है कि दीनदयाल उपाध्याय बोलते हैं ट्रू डेवलपमेंट हमारे देश में तभी होती है जब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ-साथ हम एक एक इंसान की अपने एक पर्सन की बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल को भी डेवलप्ड करते हैं साथ-साथ, उसी को हम इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म कहते हैं और ये पॉलिटिकल फिलॉसफी में बताया गया है। सो अब इनके व्यू देखते हैं कि स्टेट के ऊपर क्या-क्या व्यूज़ हैं इनके कि इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म मैंने अभी आपको बताया सेम वो ही है, ठीक है? ये आप पढ़ लेना। अब देखते हैं कि रोल ऑफ स्टेट, ये बोलते हैं एक रोल क्या होता है स्टेट का? ये बोलते हैं कि एक स्टेट प्रोटेक्ट एक स्टेट जो है हमारी प्रोटेक्ट करता है पीपल्स के सिटीजन्स के राइट्स को, मेंटेन करता है हमारे लॉज को, ऑर्डर्स को एंड पब्लिक वेलफेयर पे वर्क करता है, ठीक है? ये हमारे स्टेट का काम होता है। इंडिया शुड सर्व सोसाइटी इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल लाइफ। गवर्नमेंट क्या काम करती है हमारे स्टेट में कि पीपल्स के कंट्रोल करने के बजाय पीपल्स के सर्व करते हैं। इन द सेंस पीपल के लीव पीपल की अच्छी लाइफ के लिए बहुत से काम करती है। ये किसका काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है। तो अगर सिंपल कहें तो रॉयल स्टेट में ये बोला गया है कि हाँ, एक स्टेट पीपल्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, में लॉज एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करता है और पब्लिक वेलफेयर पे काम करता है, ठीक है? और कल्चर नेशनलिज्म में देखा जाए तो ये बिलीव करते थे कि इंडिया की स्ट्रेंथ तभी होगी जब रिच कल्चर ट्रेडिशंस होंगे, ठीक है? It means कि national unity become stronger when people respect culture, heritage and work together for country's development. अगर इन सिंपल कहें तो एक हमारे देश में नेशनल यूनिटी तभी होगी जब पीपल हमारी कल्चर को रिस्पेक्ट करें और साथ में काम करें कंट्री की डेवलपमेंट को लेके। तो की पॉइंट में मैंने लिखा है कि इंडियन कल्चर की रिस्पेक्ट करें तभी नेशनल यूनिटी होगी और प्रोटेक्ट करें अपने ट्रेडिशनल को, कल्चर आइडेंटिटी को। फिर फोर्थ पॉइंट में सोशल हार्मनी। दीनदयाल उपाध्याय बिलीव करते कि सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, उनको इक्वली डिग्निटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करते हैं। ये अपोज करते थे डिस्क्रिमिनेशन को एंड अनकरेज करते थे कॉर्पोरेशन को, इन द सेंस कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करो और बीच लोगों के बीच में कॉर्पोरेशन को बनाओ एक सोसाइटी में, ठीक है? तो सोशल हार्मनी में ये बोलते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है स्वदेशी एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है? ये स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस को मानते थे कि हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड ना होके अपने ही कंट्री में वो चीज बनाए। स्वदेशी सेल्फ रिलायंस इसको ही बोला गया है कि दूसरी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड ना होके वो चीज जो हमें चाहिए वो अपने ही देश में बनाए, सेल्फ डिपेंडेंट बने, इसी का सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, इसको बोलते थे स्वदेशी या सेल्फ रिलायंस, जो कि दीनदयाल उपाध्याय इसका सपोर्ट करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। तो ये कुछ क्विक रिवीजन है, ये आप पढ़ लेना। एंड अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी के ऊपर दीनदयाल उपाध्याय का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। सो दीनदयाल उपाध्याय बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी तभी होगी जब हमारा जो देश है हमारी इंडियन कल्चर की मोर वैल्यू करे, ठीक है? जो हमारे देश के अंदर जो कल्चर है उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, तभी हमारे देश में डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये बोलते थे अकॉर्डिंग टू हिम डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली इलेक्शन। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से ही नहीं होती, बट उसके साथ साथ हमारे देश में जस्टिस, इक्वालिटी एंड सोशल हार्मनी भी होनी चाहिए, ठीक है? सो ये बोलते हैं कि पहला पॉइंट यही है कि डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द इंडियन कल्चर। तो दीनदयाल उपाध्याय ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ड है हमारी इंडिया के कल्चर पे। हमारे देश में सिर्फ अगर इलेक्शन हम करवा रहे हैं तो उससे डेमोक्रेसी नहीं होगी। हमें वेस्टर्न आइडियाज़ को अपनाना चाहिए, जस्टिस, इक्वालिटी एंड सोशल हार्मनी जैसे अपने जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको अपने स्टेट में देश में एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है? फिर दूसरा है सोशल इक्वालिटी। ये बोलते हैं कि हमारे देश में सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए। एक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल तभी होगी जब वहाँ के लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस को लेके। हमारे देश में फ्रीडम होनी चाहिए, लोगों को फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू थॉट और एक्सप्रेशन, ये राइट होना चाहिए। सभी राइट्स को वो फुली इंजॉय कर पाएं, तभी क्या होगी हमारे देश में डेमोक्रेसी होगी। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ये बोलते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो फंक्शन करती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द रूल ऑफ लॉ शुड बी रिस्पेक्टेड। जो भी हमारे लॉज के रूल्स हैं उसको रिस्पेक्ट करे,
हर सिटीजन को उससे अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करे, तभी एक हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होगी। डिसेंट्रलाइजेशन, अब दीनदयाल उपाध्याय को है सपोर्ट करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को। क्यों? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड लोकल प्रॉब्लम्स बेटर, मतलब कि हमारे देश में एक क्या होता है, एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है और एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है। तो दीनदयाल उपाध्याय का ये मानना था कि लोकल गवर्नमेंट जो है लोकल प्रॉब्लम्स को देखे, ठीक है, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसको देखे। स्टेट जो है वो अपने जो बड़ी प्रॉब्लम्स है उनको देखे, और सेंट्रल जो इन चीजों इनसे नहीं हो रहा है स्टेट और लोकल से, उनको देखे। मतलब कि इन सब पर ये कहे कि एक ही गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, एक ही के पास सारी कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन को अच्छा मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेशनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए हमारे पीपल्स के बीच में, कोई भी हर रिलीजन, हर लैंग्वेज, हर कल्चर को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तभी हमारे देश में ये नेशनल यूनिटी होगी, ठीक है। ये होता है नेशनल इंटीग्रेशन। ये कंक्लूजन है कि दीनदयाल उपाध्याय क्या मानते थे। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, क्विक रिवीजन है, ये आप डिस्कस कर लेना। अब हमारा आता है राम मनोहर लोहिया के बारे में जानेंगे। तो इनकी बायोग्राफी देखते हैं। फुल नेम इनका था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनका बॉर्न हुए थे 23 मार्च 1910 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में। ये फेमस फ्रीडम फाइटर थे, सोशलिस्ट लीडर थे एंड पॉलिटिकल थिंकर थे। इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन जर्मनी से, एंड ही एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द इंडियन फ्रीडम फाइट मूवमेंट। इन्होंने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। ये वर्क करते हैं सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे, और अपोज करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को, सोशल इनइक्वालिटी को। इनकी डेथ हुई थी 12 अक्टूबर 1967 में। मेजर कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि ये प्रमोट करते हैं इंडिया के अंदर सोशलिज्म को, सोशल इक्वालिटी के ऊपर काम करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को क्या है सपोर्ट करते हैं, जो कि दीनदयाल उपाध्याय भी सपोर्ट कर रहे थे। विमेन्स राइट को अनकरेज करते हैं और अपोज करते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। पॉलिटिकली फिलोसफी देखिए अगर इनकी, तो राम मनोहर लोहिया डेमोक्रेसी पे बिलीव करते थे कि पीपल के हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वालिटी होनी चाहिए। इनका मानना ये था कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी तभी प्रोग्रेस होती है जब उसके अंदर पॉवर्टी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो और इनइक्वालिटी ना हो। तो ये बिलीव करते थे कि अगर हम इन सब चीज को हटा दें तो हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन जाएगी। स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे सोशलिस्ट स्टेट। तो राम मनोहर लोहिया ये बोलते थे कि हमारा देश क्या है, सोशलिस्ट स्टेट होना चाहिए। हमारे देश के अंदर वेलफेयर ऑफ द सिटीजन होनी चाहिए, कि हमारे हर एक सिटीजन के लिए वेलफेयर पे काम करो, पीपल पॉवर्टी को रिड्यूस करो, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करो और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करो। सॉरी गाइस। फिर आता है सोशल इक्वालिटी। ये बोलते थे कि हमारे देश में सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट, रिलीजन, जेंडर के ऊपर। डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। ये बोलते हैं कि हमारे जो पावर्स हैं उसको लोकल गवर्नमेंट्स पे भी शेयर किया जाए, जैसे पंचायत हो गई, लोकल बॉडीज हो गई। इससे पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ता है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। ये विमेन एम्पावरमेंट पे सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि गर्ल्स और विमेन्स को भी उतनी ही पढ़ने की इक्वालिटी है जितनी लड़कों को है, काम करने की अपॉर्चुनिटी है जितनी लड़कों को है, और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है जितनी लड़कों को है। ये जेंडर इनइक्वालिटी पे भी बहुत वर्क करते हैं, ठीक है। सो जेंडर इक्वालिटी, जो हमारी जेंडर इक्वालिटी है, ये मानते हैं कि हमारे बहुत ही इसेंशियल डेमोक्रेटिक सोसाइटी एक जेंडर इक्वालिटी से बनती है। अगर हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी है, मतलब मैन और विमेन के बीच में कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, भेदभाव नहीं है, इट्स मीन कि हमारे देश में सोशल डेमोक्रेसी सोसाइटी है। ये कौन मानते थे? राम मनोहर लोहिया। तो ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होनी चाहिए हमारे देश में। जो गैप है रिच और पुअर पीपल्स का, उनको कम किया जाए। सभी पीपल्स को इक्वल रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। ये कुछ रिवीजन है, ठीक है। सो अब आते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू कि राम मनोहर लोहिया डेमोक्रेसी के बारे में क्या जानते थे। तो राम मनोहर लोहिया डेमोक्रेसी को बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी तभी है जब हमारे देश में फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस है सभी पीपल्स के पास। अकॉर्डिंग टू हिम, डेमोक्रेसी इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन पीपल एक्टिवेटेड पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट्स एंड एंजॉय सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट। ये बोल रहे हैं कि इनका मानना ये है कि डेमोक्रेसी तभी मीनिंगफुल बनेगी जब हमारे देश के पीपल को पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन में हक हो, राइट हो, और वो अपनी लाइफ में फुली इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी राइट्स को इंजॉय कर रहे हों।
तो फर्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म जो है एक साथ काम करते हैं, ठीक है। इनका भी मानना यही था कि सिर्फ फ्रीडम हमारे देश में होगी तो हमारी डेमोक्रेसी नहीं होगी। फ्रीडम के साथ-साथ हमारे देश में सोशलिज्म भी होना चाहिए, जस्टिस भी होना चाहिए, जिससे जो गवर्नमेंट है वो हमारी, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट पॉवर्टी को रिड्यूस करेगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंप्रूव होगी और हमारे पीपल्स के बीच में, ठीक है, पीपल की लाइफ में ये सब क्या होगा, इंप्रूव होगा। फिर बोलते हैं इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस के ऊपर कि हमारे देश में इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। अगर हमारे पीपल्स के बीच में भेदभाव है तो भी हमारे देश को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोला जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेम वो ही कि लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। पावर एक ही इंसान को नहीं देनी चाहिए, पावर्स को डिवाइड करो, जो कि अच्छा है हमारे देश के लिए। फिर आता है सिविल लिबर्टीज। ये थोड़ा यूनिक पॉइंट आया है, ये बताती हूँ। सिविल लिबर्टीज इन द सेंस हमारे पीपल, एवरी सिटीजन, सभी सिटीजन के पास फ्रीडम टू स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन होना चाहिए। हमारे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है डेमोक्रेसी, और हमारे जो इंडिविजुअल है उनको फ्रीडम देती है। सिविल लिबर्टीज के अंदर यही आते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन, ठीक है। फिर आता है विमेन पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये भी बिलीव करते हैं, इसीलिए एनकरेज करते हैं कि विमेन पार्टिसिपेशन होना चाहिए हमारे देश में। पॉलिटिकली, एजुकेशन एंड पब्लिक लाइफ के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज को लेके, पार्टिसिपेशन को लेके। फिर आता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मतलब कि इलेक्शन के टाइम में फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शंस में गुड लीडर्स को ही चूज किया जाए, जिससे हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होगी, ठीक है। हमारे देश में नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। हर रिलीजन, हमारे देश क्या है, डिफरेंट रिलीजन्स है, लैंग्वेज है एंड कम्युनिटीज है, बट पीपल के अंदर एक या नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। किसी भी कल्चर, लैंग्वेज और कम्युनिटी को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज थे दीनदयाल उपाध्याय के, ठीक है। तो ये कुछ रिविजन्स है और एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ये आप पढ़ लेना। फिर आता है बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं। सो देखते हैं। बायोग्राफी, फुल नेम था इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर। ये बॉर्न हुए थे 14 अप्रैल 1891 में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये एक ग्रेट ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिक्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे एंड पॉलिटिकल थिंकर थे। ये अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं यूएसए में, यूएसए के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एंड लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इंग्लैंड से। ये अगेंस्ट है किसके, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के और अनटचेबिलिटी के, जो हमारी लाइफ में होती हैं। ये एज ए चेयरमैन थे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पीरियड पे, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था, तो बी आर अम्बेडकर चेयरपर्सन थे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये चेयरपर्सन थे हमारी ड्राफ्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी के, ठीक है। ये काम करते हैं राइट्स ऑफ वीमेन पे, लेबर पे एंड वीकर सेक्शन के ऊपर, और इनकी डेथ होती है 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में, ओके। तो मेजर कंट्रीब्यूशन देखते हैं। ये ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये एक चेयरमैन पर्सन थे, कहाँ, कब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये वर्क करते हैं सोशल जस्टिस पे, अगेंस्ट थे अनटचेबिलिटी के, प्रमोट करते हैं एजुकेशन को एंड प्रमोट करते हैं विमेन्स की एम्पावरमेंट पे एंड वीकर सेक्शंस पे। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने पे भी काम करते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी देखी जाए तो ये मानते थे कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी तभी होगी जब हमारे देश में लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी और पर्टेनिटी होगी। सभी पीपल्स के पास सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी, तभी हमारे देश में डेमोक्रेसी होगी। इनका मानना ये था। अब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि स्टेट के ऊपर इनके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे। तो स्टेट एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, ये बोलते हैं कि स्टेट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल जस्टिस का, जहाँ पे पीपल्स को राइट होने चाहिए उनके प्रोटेक्शन के लिए, और स्पेशली पुअर, बैकग्राउंड, बैकवर्ड और डिसएडवांटेजेस सेक्शन जो थे, मतलब कि जो वीकर सेक्शन थे, उनकी राइट्स के लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये रिमूव करने की बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को, और इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं एवरीवन, मतलब कि सबको, ठीक है। ये इक्वालिटी पे बात करते हैं कि हमारे देश में इक्वालिटी होनी चाहिए। ये बोलते हैं कि हर सिटीजन को ये मानना चाहिए क्या, कि इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कि लॉ से पहले हमारे देश में इक्वालिटी है। नो वन शुड फेस डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करे, कास्ट, रीजन, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस को लेके, ठीक है। ये लिबर्टी की बात करते हैं कि सभी देश के पास, हमारे देश के हर इंडिविजुअल को फ्रीडम है सोचने की, स्पीक है बोलने की, मतलब फ्रीडम है
बोलने की, सोचने की, लिखने की, एक्शन लेने की, पूजा करने की, रिलीजन मानने की, अपनी रिस्पेक्ट की, ठीक है? सबके पास फ्रीडम है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को ये रिस्पेक्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, ये मानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सब चीज़ लिखी हुई है कि कैसे हम डेमोक्रेसी को अचीव कर सकते हैं, सभी फंक्शंस को लिखा गया है। इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये एजुकेशन को एम्फसाइज करते हैं, ये बोलते हैं कि एजुकेट, एग्रीगेट एंड ऑर्गेनाइज्ड, कि एजुकेट मतलब अपने यूथ को पढ़ाओ, उनको एजुकेट करो एंड ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ाओ, मतलब कि यूथ को पढ़ाओ, उनको एक इस काबिल बनाओ कि वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने देश को संभाल पाएँ, ठीक है? ये बोलते हैं कि एजुकेशन की है हमारी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस की, पीपल को एनकरेज करते हैं कि वीकर सेक्शंस को, स्पेशली वीकर सेक्शंस को एनकरेज करते हैं कि भाई तुम पढ़ो और अपने राइट्स के लिए अवेयर रहो, ठीक है? इसीलिए वो मैसेज देते हैं एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये कुछ रिवीजन, क्विक रिवीजन है एंड एग्जाम क्वेश्चंस है। फिर आते हैं व्यूज ऑफ ऑन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के ऊपर क्या बोलते हैं, तो ये बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि ये एक वे ऑफ लाइफ है कि हम कैसी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है? ये डिफरेंट पॉइंट बताते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ, ये एक वे ऑफ लाइफ है, ठीक है? अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी शुड, इनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी एक लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी जस्टिस है सभी पीपल्स की, ठीक है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सर्वाइव ओनली व्हेन सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एग्जिस्ट। ये बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी होगी जब हमारे पीपल्स के बीच में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगी। ये मतलब बताते हैं मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। इट्स मीन कि सिटीजन यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं अपनी गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है? फिर आता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में ये सपोर्ट करते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का, कि हमारे सभी यूथ को जो +18 है उनको हक है वोट देने का। सोशल डेमोक्रेसी की बी आर अम्बेडकर बोलते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी तभी सक्सीड होगी जब हमारे देश में इक्वालिटी होगी, डिग्निटी होगी, फ्रीडम होगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट, रिलीजन, जेंडर को लेके। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देखें तो ये बोला गया है कि हमारी डेमोक्रेसी इनकम्प्लीट है अगर हमारे देश में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। इसीलिए हमारे देश की पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करो, जिससे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगी, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बताते हैं कि ये मानते हैं कि सिटीजन और लीडर्स जो है इनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस की, हमारी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की, ठीक है? हम जब तक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होगी, प्रोटेक्ट करेंगे हम, और जो राइट्स हैं हमारे पीपल के उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे अंदर, ये बोलते हैं। फिर हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बोलते हैं कि सभी सिटीजन को एंजॉय करना चाहिए हमारी फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। जो हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनको साथ में हेल्प एंड और भी ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। इन सिंपल ये बोलें तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ में अंबेडकर जी बिलीव करते हैं कि हर सिटीजन को अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करना चाहिए और जो उनके कर्तव्य हैं उनको बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा करना चाहिए। फिर रोल ऑफ सिटीजन बताते हैं कि एक डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगी जब हमारे सिटीजन्स क्या है, एजुकेट होंगे, अपने पार्टिसिपेशन के लिए अवेयर होंगे, ठीक है? पीपल्स को पता भी होना चाहिए ना कि हमारा ये राइट है, ये राइट हमें कैसे पता चलेगा जब तक हम एजुकेट होंगे, ठीक है? ये रोल ऑफ सिटीजन भी बताते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन आ जाता है कि क्या क्या कंक्लूजन है, ये क्विक रिवीजन आ गई और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमने क्या-क्या डिस्कस किया है। ये मैंने एक शॉर्ट कंपैरिजन समरी में बना दिया है कि थिंकर्स जो है उनकी जो मेन फिलॉसफी है, वी ऑफ स्टेट एंड वी ऑफ डेमोक्रेसी, दोनों बता दिए हैं। यहाँ से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? कुछ पॉलिटिकल टर्म्स जो हैं अगर आपको नहीं मतलब उनकी समझ आए हो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये है माइंड मैप क्विक रिवीजन का, आप ये पढ़ लेना, ठीक है? सो मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की आपको समझाने की। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी इस प्लेलिस्ट को ख़त्म करवा दूँ, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपको ये चैप्टर कितने अच्छे से समझ आया। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको
नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो बाय बाय।